जियोलॉजिस्ट कैसे पता करते हैं कि कोई फॉसिल या जीवाश्म मिनरल रॉक्स की एज कितनी है? इसको समझने के लिए दो विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, और इन विधियों को समझने से पहले हम थोड़ा सा देखें कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म पृथ्वी पर किसी समय प्राचीन समय में जीवित रहने वाले जीवों के अवशेष, जैसे हड्डी, कवच, शैल या पौधों के अवशेष, जिन्हें पेट्रीफाइड वुड भी कहा जाता है, वो जीवाश्म कहलाते हैं। अब इनकी आयु के निर्धारण की दो विधियां हैं, रिलेटिव मेथड और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। रिलेटिव डेटिंग मेथड में एक फॉसिल का दूसरे फॉसिल से आयु का कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी रॉक्स के हॉरिजॉन्टल लेयर, या जिसे स्ट्रेटा भी कहा जाता है, उसमें उसके अवशेष मिलते हैं और उसी स्ट्रेटा में दूसरे फॉसिल्स मिलते हैं, तो उनकी आयु एक ही मानी जाती है। और एक चीज़ यहाँ ये भी समझनी होगी कि जो भी लेयर बनती हैं रॉक्स की या बालू की, जिन्हें स्ट्रेटा कहा जाता है, उनको बनने के लिए हजारों लाखों वर्ष का समय लगता है। इस तरह के स्ट्रेटा में जो सबसे निचला स्ट्रेटा होता है वो सबसे पुराना होता है, और सबसे ऊपर वाला स्ट्रेटा या लेयर को हम सबसे यंग या नया मानते हैं। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, इस तकनीक से फॉसिल या किसी रॉक्स की सटीक आयु का निर्धारण किया जा सकता है। जैसा हम जानते हैं कि सभी तत्व एटम से मिलकर बने होते हैं, जिसको समझने के लिए एटम के बारे में समझना होगा। उदाहरण के तौर पर कार्बन में 6 प्रोटॉन एवं 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसे कार्बन 12 कहते हैं, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। वहीं जब कार्बन एटम्स में 6 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे कार्बन 13 कहा जाता है। और जब यही कार्बन में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसे कार्बन 14 कहा जाता है। जब प्रोटॉन की संख्या एक समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, तो यह तत्वों को आइसोटोप कहा जाता है। यहाँ पर कार्बन 12, कार्बन 13 स्टेबल आइसोटोप होते हैं, लेकिन कार्बन 14 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव कार्बन एलिमेंट है। जब इसका क्षय होता है तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन प्राप्त कर लेता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 7 हो जाती है, यानी बराबर होती है, और यह नाइट्रोजन 14 बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन नाइट्रोजन में बदल जाता है। इसे एटॉमिक डीके या अणु क्षय भी कहते हैं, और इस प्रक्रिया में 5730 वर्ष का समय लगता है। यही समय हाफ साइकिल या अर्ध चक्र कहलाता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह हाफ साइकिल क्यों कहलाता है? क्योंकि जब कार्बन 14 का क्षय नाइट्रोजन 14 में होता है, तो यह उस तत्व में शुरुआती समय के सैंपल से और वर्तमान समय के सैंपल में जब कंपैरिजन किया जाता है या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो सिर्फ यह आधा ही रह जाता है। मतलब यही 5730 वर्ष बाद सिर्फ 50% यह हड्डियों में रह जाता है। वहीं 11,460 वर्ष बाद यह हड्डियों में सिर्फ 20% बचा रह जाता है, और हर हाफ साइकिल बाद यह कार्बन 14 की मात्रा 50% तक घटती रहती है। लगभग 70,000 वर्ष बाद सिर्फ 1% से भी यह कम रह जाती है। इसके बाद किसी तत्व की आयु का निर्धारण बहुत कठिन हो जाता है। अब यदि 70,000 वर्ष या लाखों वर्ष पूर्व के किसी फॉसिल या आयु का निर्धारण करना है, तो कैसे किया जाए? जिस प्रकार कार्बन का हाफ लाइफ 5730 वर्ष का है, लेकिन पोटेशियम आर्गन का यह समय 1.25 बिलियन ईयर्स होता है, जो केवल चट्टानों और खनिजों में होता है। तो पोटेशियम आर्गन का उपयोग करके रॉक्स और डायनासोरस के एज निर्धारण करने में उपयोग किया जाता है। इसी तरह से आयु निर्धारण में यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 235 और रुबिडियम का भी उपयोग किया जाता है। वीडियो को देखने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।